जो कि लखनऊ से है। यूपी के पीपीएस अफसरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। 24 पीपीएस अफसर अब आईपीएस बनने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 पीपीएस अफसरों को ये बड़ा तोहफा है, क्योंकि 24 पीपीएस अफसर अब आईपीएस बनने जा रहे हैं। डीपीसी की अफसरों की आज बैठक होने वाली है। यूपी के 30 पीपीएस अफसरों के नामों पर मंथन होगा। 24 रिक्त पदों पर पीपीएस अफसरों की प्रोन्नति होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग और यूपी शासन के अफसर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 1995-96 बैच के पीपीएस अफसरों की प्रोन्नति को लेकर बैठक की गई है। जांच लंबित रहने वाले अफसरों को छोड़कर प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा। तो पीपीएस से आईपीएस अफसरों के लिए ये डीपीसी की बैठक होनी है। यूपी कैडर में आईपीएस अफसरों का इसके बाद कुनबा भी बढ़ जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये डीपीसी को लेकर पीपीसी अफसरों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इस बैठक का इंतजार भी है, क्योंकि 24 जो रिक्त पद हैं उस पर पीपीएस से प्रमोट होकर आईपीएस बनाए जाने हैं। तो यूपी कैडर में आईपीएस का जो कुनबा है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीपीएस अफसरों की आज यहां पर उनके प्रमोशन को लेकर, डीपीसी को लेकर बैठक होनी है। अधिक जानकारी लेते हैं। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, ये 30 पीपीएस अफसरों के नाम पर मंथन होना है, कब ये बैठक होगी और क्या कुछ अपडेट? देखिए, भी ये बैठक आज ही होनी है और इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है वो ये है कि जो प्रमोशन प्रक्रिया चल रही थी उत्तर प्रदेश में, वो बहुत ही स्लो प्रक्रिया चल रही थी। काफी दिनों से इस बात की मांग भी थी, क्योंकि आईपीएस लॉबी उत्तर प्रदेश में काफी बड़े स्तर पर जो है हावी है। ये जो प्रमोशन होगा, इस प्रमोशन के बाद तमाम ऐसे काबिल ऑफिसर होंगे जो अपने, जिससे कार्य क्षेत्र, अगर हम पीपीएस की बात करें तो उनका एक निर्धारित कार्य क्षेत्र होता है, लेकिन आईपीएस की अगर बात करें तो उनको विशेष कार्य अधिकारी बना दिया जाता है। उसी में कुछ काबिल ऐसे होते हैं जिनको जिले की कमान सौंप दी जाती है। तमाम ऐसे काबिल ऑफिसर होते हैं जिनको गृह विभाग से जोड़ दिया जाता है। उनका जो अनुभव है वो उसमें काम आएगा, और यही कारण है कि आज ये महत्वपूर्ण बैठक है। और इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद जो है ये जो दीपावली के पहले ही, मतलब दीपावली के पहले बैठक तो आज होगी, फिर एक और बैठक, एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, लेकिन दीपावली के पहले इन सभी लोगों के नामों की घोषणा हो जाएगी, ये लोग प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता विंध्यवासिनी के धाम में पहुंचे नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने जगत जननी माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर नमन किया है। इसी के साथ उन्होंने विंध्याचल पक्का घाट पर मां गंगा की भव्य आरती की और कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं वह सब माता विंध्यवासिनी की कृपा है। हमारे कुल के सभी लोग मां का दर्शन करने आते हैं। तो आपको मालूम है कि पिछले 4-4.5 सालों में बिजली के दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे घरेलू हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामूहिक हो। हर प्रकार के दर जो पहले थे वही है। अगर किसी का व्यक्तिगत मामला है, कहीं कोई बिजली बिल में कहीं खामी रह गई है, कोई दिक्कत रह गई है, तो स्पेसिफिक केस हमारे ध्यान पर लाया जाएगा, तो हम उसे अवश्य देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको मालूम है कि पिछले 4-4.5 सालों में बिजली के दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे घरेलू हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामूहिक हो। हर प्रकार के दर जो पहले थे वही है। अगर किसी का व्यक्तिगत मामला है, कहीं कोई बिजली बिल में कहीं खामी रह गई है, कोई दिक्कत रह गई है, तो स्पेसिफिक केस हमारे ध्यान पर लाया जाएगा, तो हम उसे अवश्य। वहीं आगरा में मंगलवार को पर्यटकों के लिए ताजमहल 2 घंटे के लिए बंद रहेगा, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ु ताजमहल को देखने आ रहे हैं। बता दें कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आम पर्यटकों के लिए ताजमहल बंद रहेगा। साथ ही ताजमहल की वेबसाइट पर भी टिकट बुक नहीं हो सकेंगे। वहीं पूरे कार्यक्रम को लेकर एएसआई विभाग तैयारियों में जुटा है।
अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष गर्ग फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मनीष, इस आगमन को लेकर और क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल नहीं बता कल यानी कि मंगलवार को 8 से 10 बजे तक 2 घंटे ही आम पर्यटकों को रोक दिया जाएगा। वही बात की जाए तो मंगलवार को कल राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्तू जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं, वो कल ताज का दीदार करें 2 घंटे की। वही जबकि ताजमहल की जो वेबसाइट पर टिकटें भी अगर बात की जाए तो मालदीव के राष्ट्रपति ताजमहल देखने आ रहे हैं। ऐसे में 2 घंटे के लिए ताजमहल आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर 2 घंटे के लिए ताजमहल को बंद करने के बाद जो ऑनलाइन बुकिंग है वो भी नहीं हो पाएंगी। मालदीव के राष्ट्रपति ताजमहल को देखेंगे और सुरक्षा के मद्देनज़र ये इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। तो आम पर्यटकों के लिए महज 2 घंटे के लिए ताजमहल में वो घूमने नहीं पहुँच पाएंगे और ऐसे में जो तैयारियाँ हैं वो पूरी की गई हैं। वहीं बलिया में कटान के चलते बाढ़ क्षेत्र में रहने वालों के डर के चलते हाथ पैर फूल गए हैं। इस वक्त बलिया के नौरंगा और गोपाल नगर ताड़ी से खरीद दरौली के क्षेत्रों में कटान जमकर हो रहा है। चाहे घाघरा हो या गंगा का क्षेत्र, लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब बाढ़ के बाद लोगों को कटान का डर सता रहा है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अमित कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अमित, यहाँ पर जिस तरीके से बाढ़ से लगातार कटाव हो रहा है और प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां और कितना पूरा इलाका है जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर इस बाढ़ की चपेट में आया हुआ है? आपको बता दें कि बलिया के घाघरा और गंगा में कटान की वजह से लोग काफी परेशान हैं, जिसके वजह से काफी गांव प्रभावित हैं। बलिया से सटे हुए जो बिहार से भी सटा हुआ है कुछ गांव है, वो सारे गांव में दहशत है कि कटान जिस तरह से होती है नौरंगा और आपके गोपालपुर ताड़ी जितना है, ये सब गांव है जो काफी स्थिति वहां पे भयावह हो जाती है जब कटान होती है। तो बिल्कुल ठीक है अमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बहराइच में ग्रामीण और शहरी इलाकों में सजाए गए दुर्गा पूजा पंडाल और रास्तों का जिले की कप्तान वृंदा शुक्ला ने निरीक्षण किया है। वृंदा शुक्ला ने शहर के बीच मिश्रित आबादी वाले दुर्गा पूजा पंडाल स्थल और मार्ग का जायजा भी लिया। बता दें कि दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बहराइच पुलिस तैयार है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में बनाए गए दुर्गा पूजा पंडालों की विशेष निगरानी हो रही है। वहीं महिलाओं को पूजा पंडाल स्थल तक रात में पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पुलिस की ओर से गश्त भी जारी है। जी, जनपद बहराइच में बड़ी संख्या में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। विभिन्न जगहों पे बड़े बड़े पूजा पंडाल स्थापित किए गए हैं। तो आज हमने एक ऐसा रूट चुना है जो मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में से होकर गुजरता है और इस मार्ग पे बहुत से पूजा पंडाल हैं और ये एक मुख्य विसर्जन मार्ग भी है। तो एक तो मैं यही देखना चाह रही थी कि सभी पूजा पंडालों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो और जो महिलाएं बच्चियां रात्रि आरती के लिए निकल के गलियों में से आती हैं, उनको किसी भी प्रकार की असहज स्थिति का या असुरक्षित स्थिति का सामना न करना पड़ेगा। वहीं गोंडा में शुगर और एथेनॉल फैक्ट्री मैजापुर पर सड़क को रातों रात कब्जा करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ये पुरानी सड़क है और इसी रास्ते से प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, लेकिन मिल प्रशासन ने जबरदस्ती तानाशाही रवैया अपनाते हुए इस सड़क पर कब्जा किया हुआ है। वहीं ग्रामीणों के आरोपों के बाद मैजापुर एथेनॉल फैक्ट्री के जीएम ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये जमीन चीनी मिल के नाम से है और सड़क पर कोई कब्जा नहीं किया जा रहा है। सड़क चलने योग्य नहीं थी, इसीलिए सड़क को बनवाया जा रहा था और एक बड़ा बाईपास बनवाया गया है। उन्होंने कहा कि जहां तक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन सड़क रोकने का सवाल है, मिल प्रबंधन बढ़ चढ़कर दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन में हिस्सा लेता है और आस्था सभी के प्रति बराबर है। सड़क जहां बनी है वो मिल प्रशासन की जमीन है। मामले की शिकायत प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से की गई है, जिस पर आश्वासन जांच के बाद निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन मिला है। ये प्रकरण है कि मैजापुर चीनी मिल से एक पुरानी सड़क है जो कुछ दिन से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो मैजापुर चीनी मिल ने सड़क ये सीधे कांटा पे जाती है, जो गन्ना तौल होता है मैजापुर चीनी मिल का।
हम लोग भी गन्ना बेचते हैं, गन्ना पहले बेचते थे और हम लोग अब काम करते हैं। तो जब गन्ना बेचते थे तो 4-5 महीने मिल चलती है, तो हमारे यहाँ के लगभग 5-6 गाँव के बच्चे जाते थे। हम ही लोगों को गुस्सा लगता था कि ये रास्ता अगर बंद हो जाए, कहीं नया रास्ता चालू हो जाए बगल से, तो ये बच्चों का रोज़ स्कूल लेट हो जाता था, जाने में, आने में भी। छोटे बच्चे जो थे, प्राइमरी के जो पैदल जाते थे, उनको तो बेचारों को हम लोग टाँग-टाँग के इधर-उधर करते थे। के हैं, ये लोग गन्ना के अच्छे किसान हैं, तो गन्ना हम लोगों का गन्ना फैक्ट्री जाने में बड़ी असुविधा होती थी। 2-3 बार, 1 बार पलट ही जाता था। हमारे घर तक, गाँव तक, अगल-बगल सारे गाँव में पक्की सड़क। पूरा मामला इस तरह का है, पिछले 2 दिनों से तथ्यों को तरोड़-मरोड़ के, झूठ को परोसकर सोशल मीडिया पर कई सारी न्यूज़ चलाई जा रही हैं कि मिर्ज़ापुर चीनी मिल ने दबंगाई के बल पे रास्ते पे कब्जा कर लिया, जिसका सत्य इस प्रकार है। मिर्ज़ापुर चीनी मिल ने अपनी रजिस्टर्ड सर्कवणीय भूमि 16 बीघा गाटा संख्या की ज़मीन देकर 17 मीटर का रास्ता बनवाया, जिसमें उन्होंने अपना अंश भी दिया और अपनी ज़मीन भी, जिससे ग्रामीणों को, आसपास के रहने वाले ग्रामवासियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो और सुचारू रूप से सबका जीवन चलता रहा। मिर्जापुर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में एक परिवार फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया। उड़द के बड़े खाने से परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बाबू खाना खाते रहे, बड़ा है, वही अखिल भागी है, वही खाए से खाते में उल्टी कर लगी है। दवाई के लेकिन वहाँ सरकारी में तो कोई दवाई भात 11 बार से सही हो गई रही। अच्छा, तो यहाँ जब लिया हुआ है तो फिर 3 बजे फिर तबीयत डाउन हो गया जी। 3 बजे ले गए, 3-4 बजे लेना वो ले गए तो बस जाते हैं हम कुछ नहीं हुआ, तो बस उल्टी पीसे तो उल्टी वही बड़ा खा कर के। अच्छा, मतलब कैसे, मतलब बड़ा खाने के बाद क्या होने लगा? उल्टी करने लगा। अच्छा, तो कब बड़ा बना था? शाम को। शाम को। मतलब आपकी बहन थी जो एक्सपायर कर गई? चाची की लड़की। चाची की लड़की। कहाँ की रहने वाली हुआ? मतलब किस तेल में बना था वो? रिफाइन कहाँ से आया था वो? किस दुकान से लाए थे? मैं नहीं मालूम, भैया लाए थे। थाना कोतवाली देहात से एक दुखद सूचना प्राप्त हुई कि एक ही परिवार के कई लोग घर के बड़ा खाने से बीमार हो गए। इस सूचना पर तत्काल मैं और एसडीएम सदर साहब और हमारी पुलिस की टीम भी पहुंची। हम लोग अस्पताल से अभी होके आ रहे हैं, तो इसमें 3 लोग वहां पे भर्ती हैं जिनकी स्थिति सामान्य है, जैसा कि डॉक्टर से बात हुई। उसके उपरांत हम लोग उनके घर पे आए हैं। घर पे जो बताया गया कि एक बतिया देवी थी जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी और एक बच्ची थी सरिता, उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष। इसी खबर पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता राजन गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। राजन, यहाँ पर सबसे पहले क्या कुछ चीज़ें स्पष्ट हो पाई हैं कि आखिर ये फूड पॉइजनिंग कैसे और क्यों हुई होगी, और दूसरे जो लोग इस वक्त अस्पताल में हैं उनकी हालात कैसे हैं? बता दें कि फूड पॉइजनिंग कैसे और क्यों हुई, इसकी जांच पड़ताल के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग को निर्देश दे दिया गया है। उनकी टीम अभी यहाँ पहुंचेगी और जो वहाँ पे बचा हुआ खाना है उसका सैंपलिंग करेंगे, साथ ही साथ तेल का भी सैंपल लेगी और उसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि फूड पॉइजनिंग तेल की वजह से हुई कि खाने में जो गड़बड़ी थी उसकी वजह से हुई थी। राजन, जो इस वक्त परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है, उनकी हालत कैसी बनी हुई है? जो है कि भर्ती हुए थे, जिसमें से एक की तबीयत में पूरी तरह सुधार है, उन्हें छुट्टी दे दी गई है। 3 लोग अभी भी भर्ती है और उनकी स्थिति भी सामान्य है। डॉक्टरों ने बताया कि वह खतरे से बाहर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजन, आप नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स लेंगे आपसे। आगे बढ़ेंगे। अमेठी के गदागंज थाना क्षेत्र में हत्याकांड के मामले में पीड़ित शिक्षक के परिवार को सरकार की तरफ से बड़ी सहायता मिली है। बता दें कि सरकार की ओर से परिवार को
1 हेक्टेयर कृषि पट्टे का आवंटन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख की राशि समेत 33 लाख की सरकारी सहायता मिली है। सरकार ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। वहीं इसी क्रम में प्रभारी मंत्री राकेश सचान और एमएलए मनोज पांडे पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उन्हें 38 लाख रुपए का चेक दिया। साथ ही 4 बीघा 7 बिस्वा जमीन का आवंटन भी किया गया। माननीय विधायक जी के चूँकि निर्वाचन क्षेत्र पांडे जी का आपके प्रयास से आज शासन ने एक आवास, मुख्यमंत्री आवास 5 लाख रुपए विवेकाधीन कोष से और लगभग 5 बीघे भूमि का, कृषि भूमि का पट्टा और 33 लाख रुपए की धनराशि जो दलित अधिनियम में मिलती है उसकी स्वीकृति हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें भेजा है प्रभारी मंत्री के नाते। आज प्रयागराज में कार्यक्रम था और लगातार सरकार इस घटना से बहुत दुखित और सरकार ने पूरी सहायता दी और हर तरह से दुखी परिजन के साथ सरकार का जिस सहृदयता और संवेदनशीलता को लगातार अपने पूरे कार्यकाल में दिखाया है, आज फिर जब एक पीड़ित परिवार जिसके साथ एक बड़ी घटना घट गई थी जनपद अमेठी के अंतर्गत, न केवल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन घटना घटी थी और डेड बॉडी दूसरे दिन यहाँ आई थी, उस दिन भी हमसे बात किया और पूरी घटना की जानकारी ली। काफ़ी घटना की जानकारी उनको पूर्व में थी और मैं समझता हूँ कि हमारे साथ मृतक के पिता, उनकी बहन, उनकी बहू, ये सारे लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी कल मिले थे अपने आवास में। लगभग 35 मिनट परिजनों से उन्होंने बात किया था और बहुत दुख प्रकट किया था। उन्होंने बहुत दुखी थे वो। वहीं शामली में मंदिरों के पास नियम के खिलाफ चल रहे नॉनवेज होटलों को बंद करवाने के लिए 29 सितंबर को हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसके बाद थाना भवन पुलिस ने स्वामी यशवीर महाराज समेत हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसको लेकर संत समाज और हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते संतों के नेतृत्व में दयाल आश्रम में बैठक का आयोजन भी हुआ, जिसमें आने वाले 10 अक्टूबर को एक चेतावनी ज्ञापन थाना भवन पुलिस को देने का फैसला लिया गया है। साथ ही मुकदमे को निरस्त करने की मांग की गई है और अगर पुलिस मुकदमे को वापस नहीं लेती तो देश भर से संत समाज और हिंदू संगठन के लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे और अपनी गिरफ्तारी लेंगे। और मुकदमों से बिल्कुल नहीं डरना है। बस अफसोस मुझे केवल इतना है कि सभी इस कार्यक्रम को आगे की रूपरेखा भी बनाएंगे कि किस तरह इसको करना है। जो FIR हुई है, मेन मुद्दा तो ये है कि गलत तरीके से हुई है। बार-बार सनातन संस्कृति के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम हाथ में ले लिया, उसके भी गोली मारी, फिर तीसरे तोड़ करके तिरंगा हाथ में लिया। जब तक वहां पर एक नौजवान रहा, उस तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया और अपने झंडे का अपमान नहीं होने दिया। इस 40 के खिलाफ मुकदमे कितने थाने में जाके खड़े हो गए? कम से कम 4000। तो हम भी उस आंदोलन के अंदर उपस्थित रहे। खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने कानपुर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में खेल और युवाओं के मुद्दों पर मंत्री ने अधिकारियों से चर्चा की। मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और युवा खेलों से जुड़ रहे हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव के मुताबिक ग्राम स्तर पर भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। कानपुर मंडली हमारे जो युवा कल्याण विभाग है और खेल की समीक्षा बैठक किया है। इसमें 6 जनपद आते हैं। हमारे सभी क्रीड़ा अधिकारी और जिला युवा कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी आए हुए थे। विकास मतलब हमारे जो विकास खंड स्तर है वहाँ हमारे जो क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी पोस्टेड है, उनकी भी गतिविधि, हमारा जो नवयुवक मंगल दल है, महिला मंगल दल है, उनके गठन की प्रक्रिया, उनकी गतिविधि, उनकी सक्रियता और उनको कैसे जो ग्राम पंचायत विभाग द्वारा, ग्राम विकास विभाग द्वारा, पंचायतों द्वारा ग्राम के हर खेल के मैदान विकसित किया जा रहा है, उनको वहाँ खेलने के लिए प्रेरित करने के लिए इन सब बातों का निर्देश दिया है।
वहीं देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के नारायणपुर कस्बे में बीते दिनों 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचलों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। बाइक पर सवार 4 युवकों ने दिन दहाड़े स्कूल से परीक्षा देकर आ रही 2 छात्राओं से छेड़खानी की थी, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने तरकुलवा थाने में तहरीर देकर अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। देवरिया एसपी संकल्प शर्मा ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन किया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देवरिया पुलिस ने मंचल 9 युवकों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों द्वारा पुलिस को देख करके उनके ऊपर फायरिंग की गई। पुनः पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में जो कार्रवाई की गई उसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और दोनों अभियुक्तों को यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तों के नाम ऋतिक यादव और धीरज पटेल हैं, जो मूल रूप से बैकुंठपुर थाना तरकुलवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। वहीं शामली में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के पास से आधा दर्जन से अधिक चोरी की बाइक और अवैध असला बरामद किए। पुलिस ने दोनों शातिर चोरों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से चेकिंग के दौरान ये 2 वाहन जो है जो चोरी करने वाला गैंग है, जो अंतर्राज्यीय जो है चोरी करता है वाहनों की, इसको गिरफ्तार किया है। इनके उत्साहवर्धन व मनोबल के बढ़ाने हेतु 25,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इन्होंने पूछताछ में बताया कि हम जो है आसपासी जो है गाँव में जो सीधे साधे लोग होते थे उनसे हम कम रेट पर उनको बेच देते थे। ये इन्होंने अभी तक बात बताई है और इनका PCR लेकर के इनसे और अभी गहनता से पूछताछ करके पूरे नेक्सस के बारे में जानकारी की जाएगी।